वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इंडियन पॉलिटी की क्लास हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, जिसमें हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन कर लिया था कि इंडिया क्या होगा, उसकी बाउंड्री क्या होंगी, उसमें नए राज्य जोड़ेंगे तो क्या होगा, कैसे हम किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में उसकी सीमाओं में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, राष्ट्रपति को पहले से बता के, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में वहां डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमारे सिटीजन्स कौन होंगे, कौन नहीं होंगे, कौन होंगे, और उसके बावजूद भी किस कंडीशन में उनसे उनका सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा, फिर किसके पास ये अधिकार है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पार्ट 2 में कवर कर ली। उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर ली कि हमें एज अ सिटीजन और इंडिविजुअली किसी को भी कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये सब चीजें वहां पर हो गई। फोर्थ सेक्शन भी हमारा हो गया था, जिसमें डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी। इसमें हम लोगों ने घर का एग्जाम्पल लिया था, दादा दादी का, जिन्होंने कभी सपना देखा था और कैसे चीजें ऑर्गेनाइज की थी। ये सब कुछ हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। यहाँ पर हमसे डायरेक्टली जंप करने वाले हैं आर्टिकल फर्स्ट टू लेके, जो अगर फोर्थ हो जाता है तो अच्छी बात है, या फोर्थ ए तक भी हो जाएगा बहुत अच्छी बात है। जितने हमारे पास अभी लिमिटेड टाइम है, इतना कवर हो जाएगा। वी आर गोइंग टू बी कवर हियर। और फिर हम लास्ट में आपको ये भी बता देंगे कितने कितने पार्ट्स इसमें कवर हैं। अभी हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे उन आर्टिकल्स को, और इसके साथ ही जैसे ही एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे, कोई भी आर्टिकल में क्या चीजें हैं वो देकर आपसे पूछेगा कि किस आर्टिकल में है, या किसी आर्टिकल को देकर पूछेगा डायरेक्टली कि इस नंबर के आर्टिकल में क्या है, वो आप देखते ही क्विकली कैसे पिक्चराइज फॉर्म में आपको यहाँ पे याद कराएंगे, ताकि आपको वो पिक्चर क्लिक करे और हम चीजें तुरंत ही रिकॉल कर लें। तो हम पैटर्न के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। हमारा एक नया तरीका क्या था कि हम लोगों ने मदद मांगी थी, हम लोगों ने कॉल किया था बॉलीवुड को कि प्लीज कम एंड हेल्प अस, और वो हमारी मदद करने के लिए बगैर किसी हेजिटेशन के हमारे साथ खड़े हुए। और पूरा बॉलीवुड में आपको इतने सारे लोग आप देखोगे कि आके आपकी मदद करेंगे आपको आर्टिकल याद करने में। ये हर बार की तरह इसको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, और इसके साथ ही डिटेल इसका वीडियो जिसमें हमारा क्या पैटर्न होगा उसको हम आई बटन में, यहाँ पर आई बटन में आप देख लोगे, और वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन वाला भी होगा तो वहां पर भी हम एड ऑन कर देंगे। आप उस पैटर्न को देख के फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। तो शुरुआत आज हमें किस किस चीज की है उनके बारे में बात कर लेंगे, और फिर जिनकी जरूरत है उनके बारे में बात कर लेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग आपको एक क्विक रिवीजन देते हुए चलते हैं। तो 0 से लेके 99 तक के नंबर्स को हम लोगों ने सिंबल्स दिए थे। सिंबल्स में 0 में हम लोगों ने द हीरो सनी देओल को यहाँ पे इमेजिन करेंगे। अगर 0 का मतलब सनी देओल, अगर सनी देओल कोई एक्ट ऐसा परफॉर्म कर रहे होंगे तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द 0। लेकिन यहाँ पे 0 का कोई काम नहीं है, इसलिए अभी उसके बारे में छोड़िए। 1 को हम शन से, 2 को हम शेप की वजह से बतख से, 3 ट्री, 4 चेयर, 5 नाइफ, 6 विक्स और 7 को हेवन से। ये मिलते जुलते राइमिंग करते हुए वर्ड या फिर शेप के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए वर्ड्स हैं। हेवन हो गया, 8 टेट, 9 वाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम 10 पर जाएंगे। तो हमने कहा था कि 10, 20, 30, 40 आप जो जितने भी कैरेक्टर्स देख रहे हो, जब ये 0 के साथ आएंगे तो हम क्या करेंगे, यानी 1 0 के साथ आएगा तो हम गोविंदा को, जैसे हमने कहा कि 10 से लेके 19 तक गोविंदा, तो 10 से 19 के बीच की कोई बात, सॉरी, जब हमने 10 की बात की तो आपको एक पैरेट कलर, जो ये कलर देख रहे हो, इस कलर में आपको इन कैरेक्टर्स को इमेजिन करना है। 10 का मतलब गोविंदा ने इस कलर का ड्रेस पहना है या साड़ी पहनी है, आंटी नंबर 1, या बहुत सारे वीडियोस में, मूवीज में आप देखोगे कि उन्होंने इस तरह के रोल प्ले किए। फिर उसके बाद कैटरीना कैफ देखोगे, अगेन जैसे ही 20 बोला तो आपको इस कलर में, उनको इस कलर के ड्रेस में इमेजिन करना है। 30 आप तमन्ना भाटिया और सो ऑन सो फोर्थ, आपको सारे कैरेक्टर्स जो यहाँ पे दिए हुए वैसे इमेजिन करना है। जैसे ही हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट, मतलब 1 के साथ 1 आएगा, इसका मतलब 11 आएगा, तो कैरेक्टर हम यहाँ से गोविंदा लेंगे। अब आप इनको सिंपल कपड़े में इमेजिन करोगे और यहाँ से पिकअप करोगे। 1 का मतलब जब वो सूरज में कोई काम कर रहे होंगे, 2 का मतलब किसी को बतख गिफ्ट कर रहे होंगे, या जो भी कहानी के अकॉर्डिंग बनेगी सिचुएशन वो। 3 का मतलब ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, या फिर किसी मंकी का शेप भी ट्री की तरह होता है, ट्री की तरह होता है या 3 से बनता है, तो इस वजह से या तो हम मंकी की बात करेंगे या हम पेड़ के बारे में बात कर रहे होंगे। इसका मतलब हम क्या करें, एक बार में हमने बता दिया आर्टिकल 13 है। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे आगे चीजें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। होप सो आपको शॉर्ट में इतनी बातें समझ में आ गई हो। अब हम डायरेक्टली आर्टिकल्स को याद करने पर जोर देते हैं। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि क्या, क्यों, कैसे रखा गया। अब सीधे सीधे हम बात करेंगे कि
इस आर्टिकल में क्या स्टोरी थी। तो कहानी कुछ इस तरह थी कि हमारा कंट्री, अब जब भी हम पूरे इंडिया के बारे में बात करेंगे तो कोई एक सिंबल लेंगे। जैसे हम, मेरा तरीका है कि मैं इंडिया को किसी चीज से रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके पीएम से हम एसोसिएट करते हैं। अब आप ज्यादा एसोसिएट नहीं कर पाओगे जवाहरलाल नेहरू के साथ, तो इस वजह से कोशिश करेंगे हम अभी करंट के प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी को हम इमेजिनेशन में लाएंगे। अब यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि चुनाव होने वाला है और हमारे कंट्री कैसे रन करेगी, उन्होंने कई कैरेक्टर्स को बुलाए हैं। अभी पूरी पिक्चर चलने वाली है अब यहाँ पे। अब आप एकदम शांति से बैठ जाइए, या तो आंख बंद कर लीजिए, या तो आप जहां भी हैं अब इस वीडियो को मत देखिए, सिर्फ आंखें अपनी आईबॉल लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए। लेफ्ट में शिफ्ट करने से फायदा क्या होता है कि आंखों का डायरेक्ट कनेक्शन माइंड से होता है। आप लेफ्ट में शिफ्ट करके अपने क्रिएटिव माइंड पर पहुंच जाएंगे और जो भी आप सुन रहे हैं उसको इमेज में कन्वर्ट करते चलना है। अब आप देखोगे, यू विल बी शॉक्ड आफ्टर फिनिशिंग ऑल दिस थिंग्स। आप किसी भी आर्टिकल को कहीं से उठाकर कुछ भी पूछिएगा, विदाउट एनी डाउट आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हो। ये रही बातें मैथ्स की। अब शुरुआत करते हैं हम आर्टिकल 1 से। अब मैंने कहा था 0 से लेके, पहले देख लीजिए फर्स्ट पार्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट के आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको पहले समझ लीजिए। जब तक हम 0 की बात कर रहे होंगे, 0 से लेके 9 तक की बात कर रहे होंगे, 10 से कैरेक्टर हमने शुरू किए हैं, तो 0 से 9 तक का जितनी भी चीजें आएंगी उसमें आप खुद इन्वॉल्व होगे। उसके बाद से फिर ये कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि बस अब आप शांति से बैठ जाइए, एक जगह पे आके शिफ्ट कर लीजिए। बिना नोट्स बनाने की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है। बस आपको अपने माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है, जो आप एग्जाम में लेके जा सकते हो। इंस्टेड ऑफ इट आपको सब कुछ बाहर छोड़ के जाना पड़ता है। तो नाउ वी नीड टू ट्रेन द माइंड। और यहाँ पे हम 0 पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमसे कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने आपको बुला के कहा कि आप ये बताइए हम कैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, बियर एक्ट कैसा लिखेंगे जिसमें हम ऑलमोस्ट हर चीजें कवर कर लेंगे अपनी कंट्री के बारे में, मोटे मोटे तौर पे। तो आपने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हमारी कंट्री की बाउंड्री क्या होगी, कौन कौन से हमारे पार्ट है। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए थे कि घर अगर खरीदेंगे तो छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना पेपर वर्क होता है, तो फिर इसके के लिए क्यों नहीं होगा जब हम कंट्री को डिसाइड करेंगे कि हमारी कंट्री, हमारे पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया, आप धूप में बैठे, कड़कड़ाती धूप में अपने आप को इमेजिन करिए कि आप लेकर बियर एक्ट लेके बैठे हो कि ये बताओगे कि हमारी कंट्री में कितने कितने कौन, उसका नाम क्या होगा और उसको किस नाम से पहचाना हिंदी और इंग्लिश में किस नाम से पहचाना जाएगा, ये आप लिख रहे हो बैठ के, ठीक है, धूप में। और उसके साथ ही कौन कौन से यूटी और जितने भी होंगे वो हम पार्ट, चलिए 4 पे बता देंगे। अभी पहला काम करिए, आप लिखिए इस चीज को। आप इमेजिन कर पा रहे हैं धूप में, कड़कड़ाती धूप में आप बैठ के आपने सबसे पहले डिसाइड किया और उसमें सबसे पहली लाइन लिखिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनिट ऑफ स्टेट इन इंडिया। इंडिया जिसको भारत हम कहते हैं वो राज्यों का समूह होगा, संघ और राज्य का समूह होगा। ये चीजें आपने पहली पार्ट लिखी कड़कड़ाती धूप में। तो ये पार्ट फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट के आर्टिकल फर्स्ट में आपने ये चीजें लिखी हैं आपके पेपर पे। इतनी चीजें आपको याद हुई। अब नेक्स्ट स्टेप आपको कहा गया कि देखिए सिक्किम, अब चलिए उस जमाने में जब सिक्किम को जोड़ा गया था तो आपसे कहा गया कि सिक्किम के साथ थोड़ा चाइना बहुत बुरा कर रहा है, तो आप काम करो इसको जोड़ लो इसमें। अब आप सोचेंगे हाँ बाउंड्री तो बढ़ानी पड़ेगी, ये भी मेंशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपने लिख दिया 2। आपने लिया एक बतख लिया और बतख के ऊपर ये बतख लिया और बतख को आपने गिफ्ट किया उसमें, सिक्किम को गिफ्ट किया कि ये बतख है, इसका सिंबल है कि आप अब हमारे राज्य बनने वाले हैं। तो राज्य बनने वाले हैं, सहराज, अभी शुरुआत में सहराज था इसलिए भी आप ध्यान रखिएगा, राज्य बनने वाले हैं या राज्य बन गए, दोनों चीजें आपको कहाँ मेंशन होगी, आर्टिकल 2 में। तो आपने उसे गिफ्ट किया और उन्होंने भी आपको सिक्का गिफ्ट किया, कॉइन गिफ्ट किया आपको, और आपने उसे बतख गिफ्ट की। यानी पार्ट 2 कह रहा है कि आप नए राज्य को या किसी हिस्से को भारत की सीमा में मिला सकते हैं। दो चीजें होंगी। ये हो गया पार्ट 2। आपने दीपिका पादुकोण वाली मूवी देखी ना कि यहाँ कटार से भी शादी होती है, यहाँ पे आपने बतख दी, इसका मतलब ये आप हमारे पार्ट बनने वाले हैं। पार्ट 1 के आर्टिकल 3 में है कि आप जो एग्जिस्टिंग राज्य हैं, हमारे यहाँ के राज्य हैं, उनको हम काट छाट के छोटा कर सकते हैं बहुत सारे इशू की वजह से। तो आपने ये डिसाइड किया कि अपने बंदर को बैठा, एक असिस्टेंट रखा अपने पास, और वो बंदर आपका क्या कर रहा है, इंडिया का मैप लेके कटाई छटाई कर रहा है कि यूपी बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत ज्यादा, तो
दुनिया में कई देशों से भी ज्यादा बड़ा होगा, चलो काट के छोटा कर दें। यूपी से उत्तराखंड बना दिया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया, बिहार से झारखंड बना दिया, ऐसे करके जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब आर्टिकल तीसरे में थे। और किसने किया है ये काम? बंदर ने किया है, जो कि आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था। आपने इंस्ट्रक्शन दिया था, इसका मतलब पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और बंदर को कहा तो यानी हम नंबर 3 की बात कर रहे हैं। व्हाट दिस पॉइंट? उसके बाद तीसरी चीज आपने क्या करी कि यहाँ पर एक सूची बनाई। ये आपका बजट बनाने का तरीका है। वैसे मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया था तो दादी दादी का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, अभी आपको याद करना है, इस वजह से आपको यहाँ पे ये बनानी है। यहाँ पे आपने कुछ शेड्यूल बनाया है। जैसे हम अपना कोई काम करते हैं तो पढ़ने से पहले शेड्यूल बनाते हैं, इतने बजे से ये सब्जेक्ट, इसमें ये पढ़ना है, ये सब शेड्यूल बनाते हैं। वैसे ही आपने शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल में कुछ चीजें मेंशन की, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। वैसे शुरुआत में ये 8 थे, लेटर ऑन ये बढ़े, उसकी जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ समझिए कि ये आर्टिकल से कैसे जुड़े हुए हैं। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद से ये शेड्यूल कैसे जुड़े हुए हैं। जब हमने कहा कि पार्ट फर्स्ट में ये बताया गया कि हमारे इंडिया हमारी कंट्री होगी, सेकंड में ये बताया गया कि कौन कौन से उसके पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड में ये बताना होगा कि नया राज्य जोड़ा है हमने या नया इलाका जोड़ा है, ये पार्ट 2 हो गया। ये आर्टिकल की बात कर रही हूं मैं, आर्टिकल या अनुच्छेद। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि हम नया राज्य जोड़ रहे हैं, और 3 में कहा गया, अगेन 3 में कहा गया कि हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसके में हम काट छाट के उसकी सीमा परिवर्तित कर देते हैं। और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, उसके नाम में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नाम यूपी से जब पार्ट अलग हुआ तो उसका उत्तराखंड रख दिया गया, वैसे उत्तरांचल रख दिया गया, बाद में उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी चेंज होंगे जो पार्टिकल सेकंड में या पार्टिकल कह रही हूँ, आर्टिकल सेकंड में यानी नए राज्य को जोड़ना, और 3 में जो कि एग्जिस्टिंग राज्य के नाम सीमा में चेंज करना हो, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। कौन कौन से चेंजेस होंगे? इस शेड्यूल में पहली सूची में बताया गया कि हमारे कितने राज्य, कितने यूटी और कितने स्टेट्स हैं, तो सबके नाम मेंशन करने पड़ेंगे। अब एक नया राज्य हमारे यहाँ जुड़ा तो उसका नाम भी तो मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर इसमें कोई चेंज होता है, अगर 2 में, आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में कोई चेंजेस होता है तो यहाँ पे एक चीज हमें चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर 3 में यानी कोई एग्जिस्टिंग राज्य है तो फिर उसका नाम 1 से 2 राज्य हो गए तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी इस दोनों की कंडीशन होती है, या तो 2 या 3, जिसमें भी दिक्कत होती है, चेंज होता है, उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक तो यहाँ मेंशन करेंगे और एक चौथे में मेंशन करेंगे। शेड्यूल 4 में उन्होंने डिसाइड किया था कि जो एग्जिस्टिंग जितने भी हमारे लोकसभा राज्यसभा इन सबों की सीट भी तो बढ़ेगी, नया राज्य आए तो सीट बढ़ेगी, कैसे हम मैनेज करेंगे, वो सब भी हमें इसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यही चीज शेड्यूल 4 में बोली गई है, सॉरी आर्टिकल 4 में बोली गई। आर्टिकल 4 बोलता है कि 2 और 3 में जो भी चेंजेस होंगे उसको हम परिवर्तित कहाँ करेंगे, जाके शेड्यूल में, यानी अनुसूची में जाके उसको चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? आर्टिकल अनुसूची 1 में और अनुसूची 4 में। समझ में? तो इस चीज को क्या आपने चौथे में डिसाइड किया कि अब आपका ये काम बन गया, इंडिया बन गया, नया आपने राज्य जोड़ लिया, जो एग्जिस्टिंग राज्य थे उसमें चेंजेस कर दिए। अब आप शांति से, चेयर देखा था ना 4 का इमेज है चेयर, तो चेयर में बैठ के शांति से आप क्या करोगे, शेड्यूल उठाओगे, अपनी शेड्यूल वाली डायरी उठाओगे और फर्स्ट में लिख दोगे नया राज्य जोड़ दिया गया, उसका नाम मैंने रखा है सिक्किम, क्योंकि उसने हमें सिक्का दिया था, उसका नाम सिक्किम। ठीक। और दूसरी चीज है कि उसमें सीट, आप कितनी सीट बढ़ेंगे, अरेंजमेंट करते हैं ना, जैसे आपके घर में कोई शादी पार्टी होती है, कितनी प्लेट चाहिए, कितनी चेयर्स चाहिए, वो सब अरेंजमेंट करते हो, वैसे ही फोर्थ में आप अमेंडमेंट अरेंज करोगे कि कितनी कितनी सीट्स हमें बढ़ानी है, घटानी, जो भी चीजें होंगी वो आप फोर्थ में करोगे। ये रहा हमारा आर्टिकल फर्स्ट, सॉरी ये रहा हमारा पार्ट फर्स्ट। इसमें चारों आर्टिकल्स हो गए। सेकंड मैंने कहा था उसको भूल जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल वाइज, क्योंकि इसमें उस समय ज्यादा रेलेवेंट था जब हमारी कंट्री बन रही थी। कौन आ रहा है, किसको, कौन हमारा पार्ट होगा, कौन यहाँ से पाकिस्तान जाएगा, फिर लौट आया, उसको किसको उत्तर देंगे, नहीं देंगे, ये सब हम सेपरेटली कभी अलग कर लेंगे। अभी मेजर हम मुद्दा आ जाता है हमारा पार्ट 3 पर आने में, हम इसको भी हम करवा देंगे। अभी मेजर मुद्दा है कि सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तैयार हैं। हम थोड़ा फास्ट करेंगे, अब कुछ भी समझाएंगे नहीं, जो जो चीजें एक्सप्लेनेशन की जगह पे हम कोशिश करते हैं, आर्टिकल आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, अभी हमारा मुद्दा है कि चीजें से एसोसिएट कर सकें। 14th में आ जाइए सीधा, 12 में आ जाइए पहले। 12 कहता है कि गोविंदा ने एक पत्थर पर ये स्टेटमेंट लिखा
कि किसे-किसे राज्य बोलेंगे। अब राज्य वगैरह बाकी सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आर्टिकल पे ध्यान देते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा, अभी लाइव देना है। इंग्लिश की क्लासेस के बाद स्टार्ट होगी। तो हम बात कर रहे थे गोविंदा की, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि चेयर पे बैठ के उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया कि सॉरी, उन्होंने बतख पे लिखा कि राज्य क्या की डेफिनेशन क्या होगी। 13 पे पर इसका मतलब आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 मतलब इसमें ये बताया गया है कि ये जो चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो वाद योग है, मतलब अगर इसको कोई छीनने की कोशिश करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि सारे बंदर को भेजा। अब गोविंदा ने सारे बंदर को भेजा। 3 में आपने बंदर को कहा था कि काट छाट करें। यहाँ पे गोविंदा अपने असिस्टेंट को बोल रहे हैं, बंदरों को बोल रहे हैं कि जाओ, और जिसने भी ये सब अपॉइंट किए गए हैं। वेट अ मिनट, अब हम जब तीसरे पार्ट में पहुंचेंगे तो इमेजिन करेंगे कि हमारे यहाँ पर चुनाव होने वाला है, इसके लिए लोगों को अपॉइंट किया गया है अलग अलग काम करने के लिए। कौन थे वो? हॉलीवुड एक्टर्स थे, बॉलीवुड एक्टर्स थे। वही एक्टर यहाँ पर आकर डिफरेंट डिफरेंट काम करवाएंगे कि हम अब चुनाव आने वाला है तो थोड़ा सा कंडीशन बेटर करनी है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, स्टेट की परिभाषा लिखी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो उस सीमा तक, मान लीजिए बहुत बड़े एरिया में कोई रूल बनाएगा, उसमें से इतना एरिया पार्ट जो है वो किसी के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो वो नल एंड वॉइड उतना पार्ट को हटा दिया जाएगा। तो ये किसने कहा? इन्होंने किसको अपॉइंट किया था? बंदरों को अपॉइंट किया था कि जाके देखो कि किसी भी रूल या रेगुलेशन जो बनाए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, उसमें वो पार्ट हटा दो, वो पार्ट काट के ले आओ, तो बंदर जाकर उतना पार्ट काट लेगा। ये किसी का फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है। पार्ट 13, पार्ट 13 याद हो गया। 14th कहता है कि अब गोविंदा चेयर पे बैठे, 14 यानी गोविंदा और चेयर मतलब 14 की बात कर रहे हैं। चेयर पे बैठकर अब वो डिसाइड कर रहे हैं। अब उनके पास सामने केस आया। पहले तो ऐसा हुआ कि जब तक ये सब काम करवा ही रहे थे तब तक ऑल ऑफ सडन माजी द माउंटेन मैन या फिर नवाबुद्दीन सिद्दीकी के साथ वहां पर लात घूसे बरसाए जा रहे थे। कब? जब उन्होंने कहा था सब बराबर कहकर जाके गले मिल गए थे। तो अब यहाँ पर उन्हें नहीं, चलिए छोड़, चलिए इसको दो जगह ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये बात चल रही थी, अभी यहाँ पर पहुंचे और ये किसी के साथ, अभी नवाबुद्दीन वाला अलग कर दीजिए क्योंकि उसको मैं कहीं और जोड़ने वाली थी। चलिए, तो एक इंसान को उनके पास एक केस आया कि जिसे बताया गया कि लोगों के साथ असमानता का व्यवहार कर रहे हैं, किसी विमेन के साथ मिसबिहेव हो रहा है या लोगों को छोटा नीचा ये सब दिखाए जा रहे हैं। तो ये पहुंचे वहां पे तराजू लेके, और उन्होंने कहा कि अब तराजू लेके चेयर पे बैठे हैं। उन्होंने मामला सुना और मामला सुनने के बाद कहा कि दोनों पढ़ ले, आप ये भारी हो रहा है, ये हो रहा है, अब इस पढ़ने में दोनों को सब बराबर रखो, अब सब बराबर है, ठीक है? तो सबको इक्वालिटी का राइट दिया। किसमें है? आर्टिकल 14 में, इक्वल बिफोर लॉ। जब वो लॉ के एज अ लॉ वो बैठेंगे, जज बैठेंगे, किसी का मुद्दा सुन रहे हैं, तो उनके लिए सब बराबर है, चाहे वो छोटी जात से हो, बड़ी जात से हो, अमीर हो, गरीब हो, उनके लिए सब बराबर है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर 15 कहता है, तब तक ये सब चीजें चल रही थी, तब तक ऑल ऑफ सडन एक और केस आया। उसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 15 क्या कहता है? सार्वजनिक स्थानों पे भेदभाव। जब तक ये केस चल रहा था तब तक पता चला कि कोई बगल के गांव में पानी भरने गया और उसको मार कुटाई हुई उसके साथ, क्योंकि वो किसी सो कॉल्ड नीच जाति का था। तो ये तुरंत ही वहां पे पहुंचे और उन्होंने क्या कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किस भी जात से, रिलीजन से, किसी कास्ट से, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी ग्राउंड पर उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो स्टेट को ये बैरर लगा दिया गया है कि किसी भी कंडीशन में सार्वजनिक प्लेस पे किसी को भी आने से रोका नहीं जा सकता। इसका एग्जाम्पल है कि हमारे हर घर के आसपास हर जगह पार्क बने हैं, जिसे जरूरत होती है वो जाके वहां पर वो जाकर वहां पे अपना वर्कआउट कर सकता है, और इस तरह की जितनी भी सार्वजनिक चीजें होती है वहां पे हर कोई जा सकता है। फिर क्या था, जब ये सब चल ही रहा था, मैंने ये मैटर सॉल्व कर दिया। तो 15 में आपने क्या देखा कि चाकू लेके गए, वो गुस्से में चाकू लेके गए और कहा किसकी हिम्मत है, मुझे बताओ कि किसने पानी नहीं भरने दिया, किस नाम पे? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये अलाउ ही नहीं करता है, सब सार्वजनिक स्थान पे सबका राइट है। तो ये मैटर उन्होंने सुलझा दिया। 15 आर्टिकल कहते हैं सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, और एक केस आया उनके सामने। उस केस में क्या चल रहा था कि लोग एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम चल रहे थे, और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर में तब तक उनके पास, गोंदा के पास फोन आया कि एक बच्चा है जो एग्जाम देने आया हुआ है, लेकिन उसको एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा है, कास्ट कम्युनिटी और कास्ट इन सब चीजों, रिलीजन इन सब के नाम पर। तो फिर वहां पर वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये मैं तुम्हें विक्स पकड़ाता हूँ,
ये आपका सिंबल है कि आप सब इक्वल हो। अब इसके बाद कोई भी आपको किसी भी जॉब में अप्लाई करने से के लिए नहीं रोक सकता है। अवसर के लिए सबको समानता दी जाएगी। अगर एग्जाम हो रहा है तो आप कास्ट, रिलीजन इन सब बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आपको बैठने देना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा बहस हुई एग्जामिनेशन हॉल में और उसके बाद उसको एंट्री मिल गई। आप इतनी चीजें शायद आप इमेजिन कर पा रहे हो। ये सब चीजें कंप्लीट होते ही बस याद रखिएगा इन सब पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है। आरक्षण भी इसी के अंदर आता है। जो 1, 2, 3 क्लॉज करेंगे वो सब बाद में करेंगे। अभी मेजर चीजें ये सब चीजें यहाँ पर है। तो अवसर की समानता किसमें है? आर्टिकल 16 में गोविंदा गए थे, विक्स दिया था और विक्स से प्रूव किया था कि सब कोई को अवसर की समानता दी जाएगी। अब है अस्पृश्यता, अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। यहाँ पर मैं जोड़ने वाली थी, वो गलती से वहां बोल रही थी। इतना ही सब कुछ यहाँ एग्जामिनेशन में ये सब बवाल चल रहा था। तब तक पता चला कि एक लोगों ने आके कान में उनको फुसफुसाया कि पता है वहां पे नवाब उद्दीन सिद्दीकी की कुटाई हो रही है। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि क्या कर रहे हैं नवाब भाई, वहां पे उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे वो हुआ, क्लेम हुआ कि सब बराबर है, तो जाके उसने किसी बड़ी जाति के गले लग लिया है। अब उसको मारपीट हो रही है उसके साथ। तो वो वहां पहुंचे, उनसे बात की कि क्या हुआ माझी माझी भाई। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं तो सब बराबर मैं समझ के गले लग रहा था, इसने तो मुझे कुटाई कर दी। तब यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप अस्पृश्यता आज से समाप्त। अब ये कास्ट के नाम पर और सटन सटन एस्पेक्ट्स पे आप किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। अगेन यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि कोरोना में सरकार अगर चाहेगी, कंडीशन बनी तो किया गया, अप्लाई किया गया। कहाँ वहां पे अछूता छूता ये सब चल रहा था। तो वो है बेस्ड ऑन द कंडीशन। हर एक आर्टिकल, हर फंडामेंटल राइट के भी कहीं ना कहीं पर टर्म्स एंड कंडीशन है कि इस कंडीशन में चाहे तो अप्लाई नहीं होंगे। हमें सिर्फ जनरली इतना ही बता दिया जाता है और इसके बेस पे हो जाती है गड़बड़ी। 17 में है क्या? उपाधियों का अंत। दिखाई दे रहा है? बहुत छोटा है। 18 में है उपाधियों का अंत। अब इतना ही सब चल रहा था, तब तक लोग यहाँ पे दूसरा केस हो गया। दूसरे केस में क्या चल रहा था कि लोग अपना टाइटल को लेके बवाल चल रहा था कि मैं तो भाई मैं तो राज हूँ, मतलब कि नाइट की उपाधि मुझे मिली है। वहां पे आपस में बवाल चल रहा था, मैं तो मुझे राइट की उपाधि मिली है, राजा की उपाधि मिली है, ये फला की उपाधि मिली है। पहले जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले उपाधियां दी जाती थी, इसलिए कि आप अंग्रेजों के सगे हों तो हम आपको उपाधि देके सम्मान दे देंगे, ताकि आप हमें चुगली कर दो, आके बता दो, अपने लोगों के खिलाफ चले जाओ। इस तरह की चीजें बहुत थी। तो उन्होंने गया, फिर आप क्या है 18 है तो आप क्या है गोविंदा लेके प्लेट गए, रखो अपनी उपाधि इसमें। सारे सब लोगों की उपाधि प्लेट में रखवा ली, उठा के पानी में फेंक दी। तो उन्होंने क्लेम किया अरे ये एजुकेशन भी तो है, वो भी तो डॉक्टर लगा के बैठे हैं, उनकी उपाधि क्यों नहीं छीनी? वो भी तो मिलिट्री में है, उन्होंने अपनी टाइटल लगा रखा है, उनकी उपाधि क्यों नहीं छीनी? बोला कि ये बहुत सम्मानीय पद है, इनको हम नहीं छीनेंगे। इस एजुकेशन और मिलिट्री को छोड़कर बाकी किसी भी तरह की दी गई उपाधियों को हम यूज नहीं कर सकते। ऑल्दो लोग कर देते हैं लेकिन ये लीगल नहीं है। तो यहाँ से उपाधियों का अंत कर दिया गया। आर्टिकल 18। आप ये गोविंदा को इमेजिन करिए, वो प्लेट लेके गए हैं, उस पे सब लोगों ने अपनी उपाधि रखी। फॉर दिस पॉइंट 18 तक हो गया। अब आते हैं हम, इतना ही चल रहा था तब तक एक लोग आए क्योंकि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो इन्होंने ले जाके 9 था ना, वाइन 9 का वाइन था, इन्होंने कहा लो भाई पियो और जितना मर्जी उतना बोलो। तो बोलने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 किसने दिया था? वाइन किसने दिया था? गोविंदा ने दिया था। इसलिए 19 से आप याद रखोगे कि बोलने की स्वतंत्रता है यहाँ पे। तो घूमने में लोगों से अपने विचार रखने की, सभा बनाने की, ये सब चीजें आगे हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ मोटा मोटा आर्टिकल करें, ठीक है। 19 के बाद 20 में क्या हुआ? अब यहाँ से गोविंदा जी का काम खत्म। अब एक नए हम सेलिब्रिटी को बुलाएंगे अपने बाकी प्रोग्राम करने के लिए। नॉट वी, हमारी गवर्नमेंट ने किया। हमारी गवर्नमेंट ने दोबारा किसे बुलाया? एक मीटिंग हुई और इसमें कैटरीना कैफ को बुलाया गया। कैटरीना कैफ से कहा गया कि मैम आप ये चीजें देख लीजिए। तो अब आपने देखना है कि कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई। गोविंदा जी जा चुके हैं, जितना काम करना था कर लिया। 20 में क्या होता है कि आपको मिलता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधित संरक्षण। आपको इमेजिन क्या करना है, कैटरीना कैफ को जिस कलर में मैंने बोला पैरेट कलर, जो कि एक शाइनी ड्रेस है, ये ब्राइट कलर है, उसमें आप उन्हें इमेजिन करिए। इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ आर्टिकल 20 की। ये गई और इस किसी पे आरोप लगा दिया कि अब इनको गिरफ्तार करना है, तो ये उसके द्वार पे पहुंची। अब क्या अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधित, इसमें क्या है कि संरक्षण कुछ दिए जाते हैं कि भाई किसी तरह से इलीगली डिटेन ना कर लिया जाए। इलीगली डिटेन में 22 में भी कुछ चीजें हैं जो डिटेन होने के बाद है।
ये है कि आपको अपराध मतलब प्रूफ हो गया कि आप गिल्टी हैं कि नहीं। इससे पहले अपराधियों के लिए दोषसिद्धि संबंधित संरक्षण, इसमें क्या है, पूर्वव्यापी अधिकतम। तो क्या होता है कि जो ऑलरेडी 3 कंडीशन रखी गई कि अगर आपने मान लीजिए कोई क्राइम कर दिया है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। जिसने अपराध कर दिया है उसको भी कुछ संरक्षण दिया गया है। इसका मतलब नहीं कि किसी ने अपराध दिया तो कान में तेल डाल के उसको खौला के डाल के जला दो, या मनुस्मृति में जो सब चीजें दी गई हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। उनके भी कुछ राइट्स होंगे। तो अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया, निर्भया वाला कांड ले लीजिए, तो अगर जिस समय अपराध उसने किया है उसके अकॉर्डिंग ही कानून के हिसाब से उसको पनिशमेंट दे दी जाएगी। ये नहीं कि मान लीजिए कुछ अजीब सा क्राइम हो गया है, कोई क्राइम ऑलरेडी मेंशन है, उसकी जो सजा दी गई है वो बैक डेट पे जाके नया कोई कानून बना के उसके बाद उसको सजा नहीं दे सकते। जैसे कि निर्भया का रेपिस्ट जो थे वो किस उसने प्रूव कर दिया कि 16 साल से कम थे, लेकिन उनकी जो हरकत ऐसी थी कि उनको ऐसे छोड़ना पॉसिबल नहीं था, जितना खतरनाक काम किया था। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर आप प्रूव कर दोगे कि वो 16 से कम है, तो आप नया कानून 18 से कम है, तो नया कानून बना के उस समय पनिशमेंट नहीं दी जा सकती थी। उसके लिए अब जो कानून बनाया जाएगा, सपोज इस केस के बाद जो कानून बनाया जाएगा वो नेक्स्ट टाइम से इम्प्लीमेंट होगा। तो यही है कि पूर्वव्यापी मतलब पहले से बना के उसमें बैक डेट से कानून को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर अधिकतम जो भी उसमें दी गई होती है, जब आप आईपीसी पढ़ोगे उसमें देखोगे हर चीज में दी रहेगी, इतना अधिकतम जुर्माना इतने से लेके इतना, या तो कड़ी सजा या तो दोनों, इस तरह से बहुत सारे कंडीशंस हर केस में लगे रहते हैं। इसमें कहा गया जो अधिकतम डिसाइड किया गया था उस समय जब क्राइम हुआ, जो अधिकतम डिसाइड किया गया है उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। तो जो भी पनिशमेंट होगी उससे नीचे ही रहेगी, या तो उतनी या उससे नीचे। तीसरी चीज कहेगी दोहरे दंड, मतलब डबल, आपको एक ही काम के लिए डबल पनिशमेंट नहीं दे सकते। इसका एग्जांपल है कि जब किसी के कोई मर्डर कर देता है तो चाहे एक करे चाहे 10 करे, अगर मृत्यु दंड है तो मृत्यु दंड ही दिया जाएगा, ना कि उसको मार के फिर जिंदा करके फिर मार के फिर जिंदा करके, ऐसा नहीं है। अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसके लिए एक ही टाइप की, एक ही क्राइम के लिए एक से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। आत्मदोष सिद्धि इसमें ये है, ये बहुत ही पॉपुलर है, टीवी में सब जगह आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप अपने खिलाफ बोलिए। इसके लिए आप देखते हो ना कि पुलिस लिखा भी लेती तब भी उसको रियल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट जज के सामने आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हो रियल, कि मुझे फोर्स किया गया था, जबरदस्ती बुलवाया गया, तो आपकी बात हम मान्य होगी। अपने खिलाफ बोलने के लिए आपको खिलाफ बोलने के लिए कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो ये सब अधिकार अब एक किसी ने क्राइम कर दिया तो कैटरीना कैफ वहां पहुंची और उनको ये सब बताया कि आपके साथ ये राइट है, आप पुलिस के साथ आराम से जाइए, आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं होगा, जब तक आपको कोर्ट गिल्टी प्रूव करके अपने हिसाब से सजा नहीं दे सकती। ये सब चीजें, और कोर्ट भी ये सब रूल नहीं तोड़ सकती है कि नया कोई कानून बना के और फिर बैक डेट से वो अप्लाई करके वो कर दे। तो ये सब आपके अधिकार है, आप जाइए। ये किसने समझाया? कैटरीना कैफ ने। इतना समझ में आया? ये था 20 के बाद है तब तक एक नया मुद्दा हो गया। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले मैंने एक बहुत खतरनाक वीडियो देखा जिसमें एक आदमी ने अपने 6 महीने के बच्चे को गुस्से में उठा के उसे पटक दिया। तो इस तरह की कंडीशन, ये केस उनके तक पहुंचा। अब ये नॉर्मल ड्रेस में है, जस्ट इमेजिन हर इन अ नॉर्मल ड्रेस, नॉट इन अ, उस कलर से मत करिएगा तो 21 आपको याद रहेगा। अब कैटरीना कैफ सूरज में, धूप में, कड़कड़ाती धूप में पहुंची उस जगह पे, उस बच्ची को उस तरह से मारा जाता। पहले तो उसको बच्ची को बचाया क्योंकि उसके भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, धूप में बचाया, इससे 21 के बाद आपको पता चला कि उसका एक और बच्ची थी जिसको पढ़ने नहीं दे रहे थे, घर के काम करा रहे थे, तो उसको ए फॉर, उसके लिए वहीं पर धूप में ही उसने एक वो बनाया, एक स्कूल बनाया, वहां बैठा के पढ़ाने लगी। तो ए से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो इसे याद रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है, और उसी के अंतर्गत ए और जोड़कर 21 ए में शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, जो बाद में 86 अमेंडमेंट 2002 में आया था। तो ये हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया इस आर्टिकल अमेंडमेंट के साथ। अब है 22 गिरफ्तारी के, बस यही 22 पे खत्म कर देते क्योंकि क्लास का टाइम हो गया। 22 में आर्टिकल 22 क्या कहता है कि अगर आप गिरफ्तार हो गए तो आपको कुछ राइट दिए जाएंगे, जैसे आपको 24 घंटे, जब गिरफ्तार किया जाएगा तो पहले तो आपको वारंट दिया जाएगा, फिर आपसे कहा जाएगा, अब कैटरीना कैफ जा रही है, बतख लेके गई हैं, अब इन्होंने जिसने भी क्राइम किया उसको बतख दिया, ठीक। इमेजिन करिए कैटरीना कैफ ऑफर्ड अ डक टू द पर्सन जिसने भी क्राइम किया है।
अब उससे कह रही हैं, आपके पास ये राइट है। ये बतख इस बात का सिंबल है कि आपके पास राइट है कि आप सबसे पहले आपको वारंट दिया जाएगा, तो किसी कोई आपको ज़बरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर सकता। इससे क्राइम क्या है? जिस पे इल्ज़ाम लगा था, पुलिस आके उसको गिरफ्तार करने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रही थी, तो कैटरीना कैफ जाकर ये सब चीज़ें उसके साथ इम्प्लीमेंट करी, ताकि उसके राइट ना वॉयलेट हो। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उसको बतख गिफ्ट किया, ये सिंबल है, अगर कुछ होता है तो बतख वाला फ़ोन दिया है कि आप इसके पंख खोलना तो अंदर आपको बटन मिलेंगे और आप फ़ोन करके मुझे बता सकते हो कि आपके साथ गलत हो रहा है। और क्या-क्या अधिकार है ये बताया। अधिकार में क्या था कि आपको सबसे पहले वारंट दिया गया, वारंट देने के बाद आपको वकील रखने के लिए आज़ादी दी जाएगी और तीसरी चीज़ है कि 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने प्रेज़ेंट करना होगा। इसका मतलब कि कोई मिसयूज़ करके आपको ज़बरदस्ती जेल में डाल के आपके साथ गलत नहीं कर सकता। तो ये हो गया 22, 22 में फ़ोन करके आप ये सब चीज़ें बता सकोगे और क्यों गिरफ्तारी हुई, जब गिरफ्तारी हो रही थी उस समय उन्होंने उसको फ़ोन दिया था। इससे आप याद रखोगे गिरफ्तारी से अगेंस्ट जो फंडामेंटल राइट मिले हैं वो आर्टिकल 22 में। इस तरह से हमारे आर्टिकल फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पूरा हो गया। पार्ट सेकंड अभी के लिए हमने स्किप करवाया है और पार्ट थर्ड जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है। इसमें हम लोगों ने 14 से लेके 22 तक यानी इक्वालिटी, समानता और स्वतंत्रता के आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब शोषण और उसके बाद नेक्स्ट जो चीजें बची हैं वो हम वहां पर ऐड कर देंगे आगे वाली क्लास में। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर। होप सो ये सब चीजें आपको समझ में आ रही हो। गिव योर रिव्यू, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही, कितना हेल्पफुल है, आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं, इमेजिनेशन कर पा रहे हो, वॉट एवर योर वो पॉइंट ऑफ व्यू, फील फील फ्री टू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।